बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बहुत खूबसूरत सुबह का आगाज कर चुके हैं, एक्सप्रेसो ट्यून कर चुके हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमिला हसन। और जनाब एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सुबह सुबह मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा अप था। और नॉर्मली अभी हम ये डिस्कशन भी कर रहे थे कि अक्सर लोगों को सुस्ती हो जाती है बैठ के। और सुस्ती होने की वजह क्या होती है इमरान? सुस्ती होने की कई वजूहत हो सकती हैं। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि आप घर से बहुत लंबी सी एक लिस्ट लेके निकलते हैं ना, जब आपकी बेगम साहिबा या आपकी अम्मी आपको एक बहुत लंबी सी लिस्ट दे देती है कि बेटा वापसी पे आप ये ले आती है। की बात की है तो ये आप पे इंप्लीमेंट नहीं, मेरे पे नहीं होता लेकिन बहुत से लोगों पे होता है। तो उसमें भी आप थोड़े से लेजी हो जाते हैं कि पहले घर से बाहर इतने काम है, ऊपर से खर्चों की एक लिस्ट मिल गई है। उसके अलावा अच्छा बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जब आप घर से निकलते हैं तो आपको एक काम नहीं करना होता, आपको सिर्फ ऑफिस नहीं जाना होता, समहाउ आपको बच्चों को ड्रॉप करना होता है या फिर कोई और काम करते हुए जाना होता है। तो सोच के आपको सुस्ती हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी सुस्ती भगाने के लिए हम लोग हैं। हम आपको एनर्जी देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, सुबह सुबह अच्छी अच्छी बातें करेंगे आपसे। और आज का पोल भी बताएंगे। आज का पोल भी बताएंगे। आज का पोल कल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर के हवाले से। आपको मालूम है कल ISPR की जानिब से एक रिपोर्ट शाये हुई कराची इंसिडेंट के हवाले से। तो उसी पे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो इदारों ने एक खुद एहतसाबी की एक और मिसाल कायम की है, इस पे आप कितना मुतमईन है? क्या आपके ख्याल में ये जो अमल, ये सारा प्रोसेस हुआ है इदारों की जानिब से खुद एहतसाबी का, इससे आप मुतमईन है या नहीं? और दीगर इदारों के हवाले से भी बताइएगा कि क्या दीगर इदारों को भी इस एग्जाम्पल के ऊपर अमल करना चाहिए ही? ये हमारा पोल है। व्हाट्सएप नंबर याद है 0300141638 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोड गलत बताया उन्होंने, मुझे नंबर तो याद नहीं, आप देख लीजिएगा, फ्लैश करते रहेंगे। अच्छा, ठीक है। और स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के प्रोग्राम की हेडलाइन से। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पे जो अपना सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ खुद एहतसाबी का जो अमल है वो हरकत में आया और उन्होंने अपने जो 2 ऑफिसर्स थे उनको अपने ओहदों से हटा दिया। सिपा सालार ने अपना वादा पूरा कर दिया। कराची वाक़े पर जिम्मेदार अफसरान को ओहदों से हटाने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल। हुकूमत और ओपोजिशन के वादों और दावों की भरमार। कोरोना वायरस से दुनिया भर की मईशत मुतासिर। तरक्की याफ्ता ममालिक को मिलकर तरक्की पजीर ममालिक की मदद करनी चाहिए, वजीर आज़म। मकबूजा वादी में रियासती दहशतगर्दी को 464 दिन गुजर गए। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन में मजीद 2 कश्मीरी शहीद। 250 ममालिक के 25,000 करेंसी नोटों और सिक्कों का खजाना रखने वाले शकील अहमद खान एक्सप्रेसो के मेहमान। स्मार्ट नजर आने के चक्कर में बदतरीन भूख का शिकार रहना एक नफ्सियाती आर्जा। कप ऑफ कॉफी में वसी शाह मुलाकात करवाएंगे चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी इब्रार। सबसे पहले बड़ी खबर पर बात करें तो आर्मी चीफ ने पाक फौज में खुद-ए-साबी का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए अपना वादा पूरा कर दिया। IG सिंध केस में फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया गया है। 18 अक्टूबर को वज़ार क़ायद की जो बेहुरमती का वाकया पेश आया, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुई, IG सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी आर्मी चीफ से मामले की इंक्वायरी की अपील की। आर्मी चीफ ने मामले का नोटिस लिया, इंक्वायरी का हुक्म दिया और मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा किसी सियासी जमात की क़यादत की अपील पर इंक्वायरी हुई है। फौज ने इसे टेस्ट केस के तौर पे लिया और अब रिपोर्ट आ गई है और मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। बिल्कुल। और इस सारे फैसले का बिलावल भुट्टो जरदारी ने खैर मकदम भी किया, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने इस रिपोर्ट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आर्मी चीफ हमेशा कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती की बात करते आए हैं। हमने मुख्तलिफ उनकी स्टेटमेंट्स देखी हैं जिसमें वो अक्सर कहते आते हैं कि फ़ौज जो है वो जमहूरियत के लिए अपनी तमाम तर जो सपोर्ट है वो फराहम करती रहेगी। अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से भी हमेशा उन्होंने बात की। जैसा कि मैंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने इसका खैर मकदम किया और उन्होंने कहा कि हम आइंदा मिलकर इस पे काम करेंगे। ताहम मुस्लिम लीग नवाज के इस रिपोर्ट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने मुतालबा कर दिया कि फौज ने या इदारों ने तो अपनी जो जिम्मेदारी थी, अपनी पिट थी वो पूरी कर दी। क्या अब हुकूमत भी इस हवाले से तहकीकात करेगी और सिंध हुकूमत भी अपने अफसरान के हवाले से जो रिपोर्ट है वो सामने लाएगी? अब इस पर सवाल ही उठाए जा रहे हैं कि सिंध हुकूमत अगर रिपोर्ट सामने लाती है या विफाक मुतालबा करे तो IG तो विफाक की जानिब से लगाया जाता है। ये बड़ी
बड़ी दिलचस्पी सूरत हाल डेवलप हो चुकी है। हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, डिफेंस एनालिस्ट हैं और पाकिस्तान की जो मुल्की सियासत है उसके ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त निगाह रखते हैं। उनसे ज़रा इस सारे मामले के बारे में पूछते हैं कि इस इंक्वायरी के बाद वो किस हद तक मुतमईन है और आगे क्या देखते हैं। फिर साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। अर्ली मॉर्निंग हमने आपको मदऊ किया और आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो इस अमल के बारे में मुझे याद है आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि पाक फौज के अंदर एक बड़ा मुअस्सर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मौजूद है, उसकी देख रहे हैं हम, एक तस्वीर भी सामने आई है। लेकिन इस पर दो जमातों का मुख्तलिफ रद्द अमल है। पीपल्स पार्टी मुतमईन है, नून लीग मुतमईन नहीं है। इस सारी सूरत हाल में पीडीएम किधर खड़ी है भाई साहब? देखें, बात यह कि चीफ आर्मी स्टाफ ने बिल्कुल अपना वादा पूरा कर दिया और वैसे भी हमारा बड़ा सख्त एक प्रोसेस होता है डिसिप्लिन के बारे में, और ऐसी कोई अगर इंक्वायरी होती है और इसको जल्दी से जल्दी अमल किया जाता है। अभी देखें, सेम गवर्नमेंट की अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई है और पाकिस्तान आर्मी ने अपनी इंक्वायरी भी कर ली और उन रोडों से भी हटा दिया गया। लेकिन बात एक तो और समझ नहीं कि ये इंसिडेंट हुआ क्यों, पुलिस ने क्यों नहीं वहां पर एफआईआर काटी। कायदे मुआद की तकद्दुस, उनकी एहतराम, बाबाए कौम, और आपको शायद मालूम हो कि ये इतना इसका एहतराम है कि हुकूमत की पाकिस्तान की तरफ से एक एक्ट है जिसमें लिखा गया है कि कायदे-ए-आज़म के मज़ार के रेडियस 1.3 किलोमीटर रेडियस में कोई बिल्डिंग भी मज़ार से ऊंची हाइट की नहीं हो सकती। आप ये देखिए कितना एहतराम, और ऊपर फ्लोट भी करना और जिस तरीके से कायदे कब्र के नजदीक आके नारे लगाना और पोलिटिकल बातें करना, ये पुलिस को खुद एफआईआर काटनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और फिर उसका वजह है कि लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज का और रेंजेस का पब्लिक से बहुत वो होता है, टच में रहते हैं और उनकी सख्त ये उस वक्त एतराज से बहुत लोग शोर मचा, प्रेशर था इनके ऊपर कि ये किया जाए। बट डेफिनेटली दो ऑफिसर्स ने ओवर एंथुसियास्टिक होके और एक कुछ जो मोटिवेशन में आके दिखाई के मदार कैसी बात हुई है, पुलिस नहीं कर रही है, उसने अपनी लिमिट क्रॉस की, रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से उनको सजा मिल गई। बाकी कि आप ये देखने कि आपने क्या किया, सिंध गवर्नमेंट जो है वो कब इंक्वायरी पेश करती है, वो उसका क्या करती है और फिर पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं जाता। इसलिए ये फिर पुलिस जो ये कुछ सिविलियन तो नहीं है। साहब, चूंकि अभी आपने बात की कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें, उन्होंने बहुत खैर मकदम किया है कि ये रिपोर्ट जो है उनकी अपील पर इसका नोटिस लिया गया और उसके हवाले से कार्रवाई भी की गई, लेकिन नून लीग स्टिल इससे डिनाई कर रही है और वो उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर रही है। तो ये तो एक तरह से सियासत करने के मुतरादिफ हुआ ना कि आप एक रिपोर्ट जो एक इदारे ने आपको दी है उस पर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करें और उसको मुस्तरद करें। जी बिल्कुल, ये एक्चुअली वो इस पर पॉलिटिकल माइलस्टोन लेना चाहते हैं और पॉलिटिकल एक अपनी गेम खेल रहे हैं। उनको मुल्क के मफादात से कोई कंसर्न नहीं है। आपके सामने जो दुश्मन के नैरेटिव भी यही है ना कि फौज पर अवाम को दूर करो, बात-ए-तमादी पैदा करो, वार्निंग यही होता है। हालांकि जब एक इंक्वायरी हो गई, उनको सजा मिल गई और फिर जीएसक्यू ने कहा कि बाकी हम अपना डिसिप्लिन जो कार्रवाई है वो डिसिप्लिनरी एक्शन हम जीएसक्यू में ले लेंगे, तो यहाँ पर बंद हो जाना चाहिए। और आपको ये कंसर्न नहीं होना चाहिए कि आपने क्या किया कि फौज ने अपना सिस्टम है, इंक्वायरी कर ली, खत्म कर दी, आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। इससे ये देखेंगे कितने आप पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं। अच्छा, इस सारे अमल में भी साहब वजीर आजम कहाँ खड़े नजर आते हैं? वजीर आजम स्टेटमेंट दे देते हैं, जो स्टेटमेंट बाद में उनके लिए मुश्किल खड़ी करती है। उन्होंने ARY को एक इंटरव्यू में ये कहा कि जी मुझे तो ये सारी कॉमेडी लगती है जो IG का अगवा होना है, लेकिन दूसरी जानिब हमने ये देखा कि कल जब ये रिपोर्ट आई तो उसने मोर सब्त कर दी कि वाकया तो बहरहाल हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त बहुत सारे हमारे मुल्क के एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि वो इस मामले से बेखबर थे, उनको पता नहीं था। प्राइम मिनिस्टर कहाँ स्टैंड करें सारी सूरत हाल के अंदर भी साहब? देखिए, एक बात याद रखें, प्राइम मिनिस्टर लेवल के पास तो सारी चीजें थी ही है। सो मेनी, एक दिन में मेरे ख्याल में 50,000 1 लाख तो एफआईआर करती होगी। ही वुड नॉट नो इट, और जाहिर है ये बताया भी नहीं होगा। ये एक इंडिविजुअल मैटर था, इसलिए कि कायदे मुख्तार की बात हुई उसी वक्त ये इंसिडेंट हुआ और उसको क्योंकि पुलिस ने इनकार कर दिया, फिर पुलिस को फोर्स किया गया और उन्होंने जाके उसने एफआईआर काट दी। लेकिन सोचते इसलिए प्राइम मिनिस्टर को इतना इस पर कमेंट भी नहीं देने चाहिए थे, या उनको ये कहना चाहिए था कि एक आप प्रोसेस हुआ है, इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी जल्दी आवाम के सामने आ जाएगा। दैट इज द मैक्सिमम ही शुड सेड। ऐसे बात नहीं कहने चाहिए जो पकड़ेंगे उसके बाद में उसके ऊपर फिर डिटेलिंग डिस्कशन में लोग उसका फायदा उठाएं। ठीक हो गया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, के बाद वापस आकर ये जो एक अच्छा एक एग्जांपल सेट की है।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और एक बार फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां से हमने छोड़ा था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑन वीडियो लिंक। उनसे हम पूछ रहे हैं कल के इस इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के हवाले से जो कि ISPR ने जारी की है। भाई साहब टाइम बहुत कम है, मैं वंस अगेन वो पीडीएम वाला पॉइंट एक रह गया था। दो नुकात है मेरे सवाल के। एक तो पीडीएम कहां स्टैंड कर रही है जब नवाज शरीफ एक रिपोर्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करिए, उसका खैर मकदम कर रही है, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो मुतालबा किया है विफाक ने कि IG के खिलाफ या अपनी जो फौज है, अपनी जो पुलिस है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इस पे किस हद तक अमल दरामद हो पाएगा? देखिए, पीडीएम तो स्टैंड डिवाइडेड है। नजर आ रहा है कि उसमें पीडीएम ने खासतौर पर PMLN तो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करे, वो इसको चाहे पॉलिटिकल माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने इसको वेलकम किया, उन्होंने कहा है कि ये अच्छा स्टेप है एंड ये एक्सेप्टेड। तो इससे ये पता चलता है, उसके बाद इससे पहले भी पीपल पार्टी का स्टांस डिफरेंस हो रहा है और साफ नजर आ रहा है कि पीडीएम का डिवाइड हो रहा है। इसलिए ये तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए। पीडीएम की जो आर्मी ने अपनी कार्रवाई करनी थी खत्म कर दी। सेकंड बात है कि IG पुलिस जो है ही बिकम कंट्रोवर्शियल, ये सो वीक कमांड। कैसे लोग इतने कि पूरी एक सिविल फोर्स नहीं कि सबके सब छुट्टी पे चले गए हैं, तकरीबन इंतहा ज्यादा लोग चले गए थे और ये बहुत ही एक गलत बात है, ये बहुत रॉन्ग मैसेज किया है। आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं IGP और जो DIGs हैं, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट को कम से कम IG को चेंज करना चाहिए। अच्छा। ताकि जो कंट्रोवर्सी हो गई है वो खत्म होनी चाहिए। ही शोड वीक कमांड। आपको कैसे 2 लोग आपको घर से ले गए, आपको 20 लोग आपको गार्ड के खड़े होते हैं, IG पुलिस के गार्ड होती है, कैसे आप चलेगा? अगर चलेगा अपनी मर्जी दिखाएं, देन ओन इट के मैंने FIR काटी एंड डोंट बी स्केर्ड ऑफ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, चूंकि हम इसके साथ साथ थोड़ा सा पॉइंट ऐड करें क्योंकि हमें वक्त की किल्लत है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को भी डिस्कस कर लें। अब बहुत सारी कैंपेन चल रही है, धुआंधार किस्म की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं और चूंकि 15 नवंबर को इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। अब बहुत सारी इन्हीं तमाम जलसे जुलूसों में स्टेटमेंट्स ऐसी दी जा रही हैं जो मुल्की या कौमी सलामती के हवाले से बहुत कंसर्न है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से सियासत में मुल्की सलामती के हवाले से इस तरह की स्टेटमेंट्स देना जस्टिफाइड है? इट इज वेरी अनफेयर एंड अनकॉल्ड फॉर, और ये कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने वहां पर लोगों के मसाइल की बात करें, लोगों की क्वालिटी लाइफ बढ़ाने की बात करें। आपने पहले जो इतने अर्से 5-5 साल दोनों ने हुकूमत की, आपने वहां पर क्या उनके बाद कॉन्ट्रीब्यूट किया है, क्या काम किए हैं, क्या हेल्थ में किया है, क्या आपने एजुकेशन में किया है, आपने डेवलपमेंट एरियाज में किए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में क्या बात की, ये बातें करें। आपको जस्टिफिकेशन है कि आप 5 साल हुकूमत करने के बाद कुछ ना किया हो और अब आप जाके 2 हफ्ते के अंदर कहीं मैं दुनिया के पहाड़ का उठा के अपने ले आऊंगा, ऐसे नहीं होता। ये चीजें आपको बतानी है कि लोगों को समझ आए और उसके बाद लोग अपनी मर्जी के मुताबिक वोट कास्टिंग कर सकते। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जब भी आपको एक्चुअली आप आते हैं, सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम इस अहम मौजू के हवाले से, इस पर मजीद भी डिस्कशन करते रहेंगे क्या सामने आता है, लेकिन आज चूंकि अभी भी आर्मी चीफ का जिक्र हो रहा था, कल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक एग्जाम्पल कायम की खुद एहतसाबी के अमल को लेकर और बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड किया एज आर्मी डज। तो आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बर्थडे भी है, अपनी जिंदगी की 60 बहारें देख चुके हैं, बड़ी फौज के सरबराह हैं एज वी ऑल नो, और उन्होंने 29 नवंबर 2016 को आर्मी चीफ का ओहदा संभाला था। वो फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के 68वें बासर शख्सियत का दर्जा भी रखते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की सालगिरह के मौके पर सोशल मीडिया पर उन्हें भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया जा रहा है। जैसा कि हमें मालूम है कि इस वक्त बहुत मुश्किल हालात के अंदर पाक फौज को कमांड करते रहे हैं और इस वक्त भी कर रहे हैं, सो हम बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे विश करते हैं आज जनरल कमर जावेद बाजवा को इस दिन के मौके। अच्छा जी, इसके साथ साथ आज हमारे एक और आर्टिस्ट की, आर्किटेक्ट की, बहुत जाना माना नाम, इतना ज़बरदस्त काम किया है नैयर अली दादा की, उनकी भी आज बर्थडे है और वो अपनी जो केले 77वीं सालगिरह मना रहे हैं, उनके हवाले से हमारे पास एक डिजिटल रिपोर्ट है, आपको वो दिखाते हैं।
जिक्र हो रहा है नैयर अली दादा का, जिनको हमने डिजिटल रिपोर्ट में तो खराज तहसीन पेश किया ही। ऑरेंज लाइन समेत, शाकिर अली म्यूजियम समेत जो शाहकार हैं उनके तख्लीककार हैं, ये बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान के अंदर, और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है अलहमरा। और मुझे तो ये बताया गया कि कोई भी ऑलमोस्ट ऑल द रेड बिल्डिंग्स दैट पाकिस्तान हैज वर एक्चुअली डिजाइन्ड बाय नैयर अली दादा बिल्डिंग, और बहुत सारी चीजें इनके क्रेडिट पर हैं। तो मेरे ख्याल से वो विश में वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत एक एसेट है पाकिस्तान अल्लाह का। आपको जिंदगी दे और सेहत दे और ऐसे ही आप काम करते रहें पाकिस्तान के लिए। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक वंस अगेन टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे हम इस हवाले से जो एक इम्पॉर्टेंट इशू भी है। और बदकिस्मती से अगर बात कीजिए तो पाकिस्तान में हर साल 40 से 50 हज़ार बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो दिल के आर्जे में मुब्तला होते हैं। इनमें से 15,000 बच्चे ऐसे हैं जो इलाज, तशखीस और डॉक्टर्स को और मालूमात ना होने की वजह से अस्पताल पहुँचने से पहले ही इंतकाल कर जाते हैं। खुशकिस्मती से पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा मौजूद है जो दिल के आर्जे में मुब्तला बच्चों के लिए काम कर रहा है। और इस हवाले से कौमी टीम के जो हेड कोच हैं मिसबाहुल हक, उन्होंने भी रवां साल सितंबर में इस इदारे का संग बुनियाद रखा। ये इदारा पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन है और इस इदारे के सरबरा फरहान अहमद हैं। जैसा कि हमने आपको इससे पहले बताया 15,000 ऐसे बच्चे हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी तादाद है, जो कि इलाज से पहले ही इंतकाल कर जाते हैं और ये डेवलप्ड ममालिक के अंदर भी है। तो फरहान अहमद बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमने उनको इन्वाइट किया। हम इसी हवाले से उनसे ज़रा पूछते हैं इस हार्ट फाउंडेशन के हवाले से। फरहान, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज़्यादा मुबारक आपको जिस तरीके से आप इस कॉज को लेकर चल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है। हर एक तिहाई बच्चे के हवाले से बात करें तो पैदाइशी बीमारियों के साथ पैदा होता है, ये काफ़ी तशवीशनाक बात है। आपका जो इदारा है हार्ट फाउंडेशन, ये काम किस तरह से करे और आपको आइडिया, ख्याल कैसे आया इसको बनाने का? जी बहुत शुक्रिया आपने बुलाया जी। फरहान अहमद नाम है मेरा, मैं एक आईटी कंपनी का पार्टनर हूँ, ओनर हूँ। मैं यहाँ एज ए वॉलंटियर चीफ एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ। मेरी साहबजादी जी एक कंजेनिटल मर्ज़ के साथ, पैदाइशी दिल के मर्ज़ के साथ पैदा हुई थी। 3 साल अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी हमारे साथ रखी, वो हमारे साथ रही। अब वो इस दुनिया में नहीं है। डिस्पाइट हमारे पास कोई फाइनेंशियल अल्लाह की मेहरबानी से चैलेंज नहीं था, लेकिन हम बावजूद कोशिश के जो लिमिटेड फैसिलिटीज़ थे बट वो अल्लाह के पास चली गई। तो उस सारे टाइम में हमें पता चला कि एक वो मतलब लोग हैं जिनके पास पैसे हैं और एक हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है। तो क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है हमेशा से निगलेक्टेड रहा है, फिर हमने सोचा कि ऐसा इदारा बनाया जाए जहाँ ना सिर्फ बच्चों के दिल के अमराज की तशखीस और इलाज हो सके बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो सके। तो जो हमारा हॉस्पिटल का इनिशिएटिव है उसमें ख़ास तौर पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जो इस वक्त पूरे मुल्क में सिर्फ 10 से कम बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं वो कैसे 100 हो सकें। इसी तरह बच्चों के बेहोशी के डॉक्टर जो हैं, जो दिल के अमराज को बच्चों को बेहोश करते हैं, वो इस वक्त सिर्फ 8 या 10 हैं, उनको कैसे हम 100 के करीब लेकर जा सकते हैं। तो ये मेन वजह बनी जी कि एक फैमिली ट्रेजेडी हुई, उसमें हमें पता चला कि अगर कोई ऐसा काम हम सब लोग अल्लाह की मेहरबानी से कर सकते हैं तो ज़रूर उस पर फोकस करें। फरहान साहब, आप बेसिकली आपका और आपके इदारे का ख्वाब है कि आप पाकिस्तान का पहला हार्ट हॉस्पिटल बनाएं, जहां कम उम्र बच्चों में जो इस हवाले से प्रॉब्लम्स है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके हवाले से ट्रीटमेंट भी हो, तहकीक भी हो सके। कब तक देख रहे हैं कि आपका ये ख्वाब पूरा होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने जी 12 सितंबर को इस हॉस्पिटल की ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है। 1 किलोमीटर डिफेंस रोड यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हमें 5.5 कनाल जगह मिल गई है। अच्छा। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। इस वक्त 12 महीने हम लोगों ने टोटल एस्टिमेट रखा है ग्रे स्ट्रक्चर का और फिनिशिंग का, और अनदर 6 to 8 मंथ्स इंशाल्लाह लगेंगे इसकी इक्विपमेंट की और बाहर से जो चीज़ें ऑर्डर करनी है उसको। तो सेफली अल्लाह की मेहरबानी से अगर हमारे फंड्स टाइम पर मिल जाते हैं, ये टोटल प्रोजेक्ट है कोई 1 अरब और 25 करोड़ का, तो इंशाल्लाह विद इन 24 मंथ्स जी ये ख्वाब अल्लाह ने चाहा तो ताबीर में ठीक है। अच्छा फरहान साहब, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिस पे आपकी जो हार्ट फाउंडेशन है बुनियादी तौर पर फोकस कर रही है? जी बहुत अच्छा सवाल है। एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे मुल्क में यह है कि ये तशखीस ही नहीं हो पाती कि बच्चे को दिल का मर्ज़ है या नहीं है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट के साथ काम करें, और हर DHQ में हम लोग स्क्रीनिंग कैंप्स का इरादा रखते हैं इंशाल्लाह कि हर DHQ में गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक स्क्रीनिंग कैंप्स लगाए जाएँ। और वो बच्चे जो पैदाइश के साथ ही 2 तरह से ये आइडेंटिफाई होता है। एक होता है जी बच्चे की हार्ट बीट मिस हो रही होती है, कि नॉर्मल हार्ट बीट सही होती है, लेकिन जो पेडिट्रिशियन है बच्चे का डॉक्टर वो उसको चेक करता है और आइडेंटिफाई कर लेता है। दूसरा एक बड़ा एक नॉर्मल इंडिकेशन होती है, वो बच्चे की पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करी जाती है।
तो ये हमारे इदारे का जी मेन फोकस अभी भी रहा है। हम लोग OPD फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। आज तक अल्लाह की मेहरबानी से 2160 बच्चों का पूरे पाकिस्तान से हमारे इदारे ने आप जैसे लोगों की हेल्प से फ्री में इलाज करवाया है। तो अब हमारा फोकस ये भी है कि जी ना सिर्फ स्क्रीनिंग हो बल्कि इनकी ट्रीटमेंट भी हो सके। जबरदस्त, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। इस हवाले से अगर हम बात मजीद भी करें तो पाकिस्तान में जिस तरह से भी आपने खुद भी मेंशन किया कि इलाज और तहकीक के हवाले से इतनी सहूलियात ना होने के बराबर हैं, ऐसे में जो आपका इदारा है पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, ये किसी नेमत से नो डाउट कम नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को कि किस तरह से वो इस नेक काम में आगे बढ़े? जी हमारी गुजारिश है कि जी हम लोग वाहिद इदारा हैं पाकिस्तान का जिसका फोकस है कंजेनिटल हार्ट, यानी कि सिर्फ पैदाइशी अमराज दिल के लिए ना सिर्फ अवेयरनेस की बात करनी बल्कि वो बच्चे जो बेचारे जिनके पास फाइनेंशियली अपने इलाज के पैसे नहीं होते उनके हम मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। और हमारा एक सेंटर भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ताउन से चल रहा है जहां हम बच्चों के फ्री में इलाज कराते हैं। और वो आप लोगों जैसे मुखैर हजरात के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। हम लोग शरिया कंप्लाइंट हैं, जितनी भी ज़कात है वो ज़कात के प्रिंसिपल्स के मुताबिक सर्व की जाती है। इसके अलावा हम डोनेशन 100% यूटिलाइजेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 4 ऑडिटर्स में से एक हमारी जो ऑडिटर हैं वो हमें ऑडिट करते हैं और बहुत ट्रांसपेरेंट निज़ाम है। ठीक है फरहान मेरी साहब, बस आप सबके हवाले बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इट्स एन ऑनर टू हैव यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिसबाह उल हक के लिए भी हम बहुत खुश हैं। तमाम सेलिब्रिटीज़ को इस कमल का हिस्सा बनना चाहिए ताकि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है वो आगे बढ़े। हमने ब्रेक लेनी है, बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। होंगी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, स्पेशली खवातीन की बात की जाए कि वो डाइटिंग को लेके बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल या सीरियस हो जाती हैं, तो उस पर आज बात करने वाले, सो उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माइंड मैटर्स में खुश आमदीद। बात यह है कि स्मार्ट लगना जो है ये उसकी ख्वाहिश रखना ये कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन स्मार्ट लगने के लिए आप अपने आप को इतनी ज़्यादा भूख दें कि मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाएं या आप इंतहाई कमज़ोरी का शिकार हो जाएं। इस तरह का मामला भी हमारे सामने आता है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर राफे रफ़ीक हैं जो कि डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में और बेहद तजुर्बा है, बहुत तजुर्बाकार साइकोलॉजिस्ट है। मेरा पहला सवाल कि ये जो एनोरेक्सिया है, मतलब ये जो स्मार्ट लगने की एक ख्वाहिश होती है उसके लिए मतलब इंसान कहाँ तक चला जाता है कि हम जब मॉडल्स को देखते हैं डिफरेंट तो मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। इसकी क्या वजूहात क्या होती हैं? कोई नफ्सियाती वजूहात होती हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि एनोरेक्सिया है क्या, हमारी जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए कि ये एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, और इसमें एक नफ्सियाती एलिमेंट भी है जिसमें लोग अपने आप को स्टार्वेशन की हद तक ले जाते हैं कि अपने आप को खाना होने के बावजूद जो है वो अपने आप को भूखा रखते हैं और अगर कभी खा लें तो फिर उसको डिफरेंट तरीकों से जो है वो अपनी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं थ्रू वॉमिटिंग एंड अदर वेज। अब देखें इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। एक जैसे आपने आइडेंटिफाई की है कि सोशल मीडिया का बहुत रोल है। आप देखें जब पहले कह लें कि 2 डेकेड्स पहले देखें कि जब रोल मॉडल्स होते थे थोड़े से प्लम्पिश होते थे तो उसका गुजारा हो जाता था, लेकिन अब क्योंकि मीडिया इस तरह का है कि थिन लीन फिगर है जो कि लोगों में होना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स में, तो बच्चियां जो टीनेजर्स हैं वो इस चीज़ को अपने अंदर जो है इनग्रेन कर लेती हैं और वो चाहती हैं कि हम भी इन मॉडल्स की तरह जो है हमारी लुक आए। तो वो एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट जो है वो डेवलप हो जाता है और जिसमें उन अपने सेल्फ एस्टीम को इस तरह करती हैं कि अगर मैं इस तरह की होंगी तो फिर उनका सेल्फ एस्टीम उस पे कंटिंजेंट होता है। इसका मतलब बुनियादी किरदार जो है वो सोशल प्रेशर का है, यानी सोशल प्रेशर जी पार्शली सोशल प्रेशर भी है, कुछ बायोलॉजिकली ओरिएंटेड भी है, जैसे कि आप देख लें कि कोई जीन्स भी हैं जो ये डिटरमिन करती हैं, फिर एक फैमिली में लर्निंग थ्रू मॉडलिंग है, एक हमारी सोशियो इकोनॉमिक क्लास का भी बहुत रोल है कि आप ये देखें कि ये ज़्यादातर उन बच्चियों में, वैसे ये लड़कों में भी होता है, आदमियों में भी होता है, लेकिन बच्चियों में ज़्यादा होता है और वो भी आप देखें कि उन माशरे में जिसमें बहुत ज़्यादा फैशन ये चीज़ें, और ये अब हमारा क्योंकि मीडिया के इतना है कि हर वक्त बच्चों के हाथ में टेलीफोन और बड़ों के हाथ में, तो वो अपना जो कुछ भी है साइकोलॉजिकल फैब्रिक ड्रॉ इस इंफॉर्मेशन से करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, आपकी कोई ना कोई इलनेस भी हो सकती है, कोई मेडिकल बीमारी ऐसी हो जाए किसी को जिसकी वजह से वो एक दफ़ा थिन हो जाए, तो फिर वो उसको अगर कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हो जाए कि जी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वो थ्रू लर्निंग या थ्रू रीइंफोर्समेंट, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या प्रेज की वजह से उसको कंटिन्यू डॉक्टर साहब ये जो जमालियात है, ये जो हुस्न है, उसकी जो म्यारात हैं, ये चले ओवरऑल एक कलेक्टिव सोसाइटी की दफ़ा डिटरमिन करती है, लेकिन अगर पर्सनैलिटी खुद कॉन्फिडेंट
एक हो, पूरा एतमाद हो, तो ये प्रेशर्स काफ़ी हद तक वो कर सकती है। जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए, अब जैसे हम एनोरेक्सिया की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो लोग होते हैं जिनमें सेल्फ एस्टीम हाई होता है, जिनकी सेल्फ एफिकेसी हाई होती है, जो कि सेल्फ एस्टीम लोगों से एक्सटर्नल फैक्टर से ड्रॉ नहीं करते, जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है, और जो समझते हैं कि वो पूरे एतमाद हैं और जिनको कॉन्फिडेंस होता है, जिनकी बचपन में ट्रेनिंग ऐसे नहीं की होती कि तुम ये करोगे तो अच्छे बच्चे होगे, तुम ये करोगे तो गंदे बच्चे होगे। तो ये जो लर्निंग है ना हमारी, ये हमारी बचपन से चल रही होती है। और जो एनोरेक्सिक्स होते हैं उनकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा परफेक्शनिज्म होता है। टाइप ए टाइप लोग होते हैं, हर चीज को वो कहते हैं कि 100% ठीक होनी चाहिए। उनकी थिंकिंग पैटर्न्स में भी ब्लैक एंड व्हाइट होता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि जो एक्सट्रीम ड्राइव है, जो परफेक्शनिज्म की या परफेक्शन होने की, परफेक्ट होने की, ये इसका कोई ताल्लुक ओसीडी के साथ भी है, यानी वो ऑब्सेसिव भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस डिसऑर्डर्स के साथ है, जिनमें ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको रेपिटेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। इसमें भी ये रेपिटेटिव थॉट कहीं ना कहीं आ रहा होता है कि मेरा जो बॉडी वेट है वो बहुत ज्यादा है, हालांकि एक्चुअल में बॉडी वेट ज्यादा नहीं होता। बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम कहते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिलो होता है, और वो फिर भी अपने आप को परसीव कर रहे होते हैं। रेपिटेटिव थॉट्स आ रही होती है जिसकी वजह से जो उनका कंपल्सिव बिहेवियर होता है कि वो स्टार्वेशन होती है खाने के बावजूद। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हमारा शिनाख्त का जो एक बहरान जिसको मैं कहता हूँ कि मतलब एक बच्ची है जो कि मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या किसी और डिसिप्लिन में इतनी आगे चली जाती है कि वो उसकी एक शनाख्त बन जाती है, तो ये चीज़ें सेकेंडरी रह जाती हैं। लेकिन जब आपके पास कोई और मैदान हो ही नहीं और सिर्फ आपके पास यही मैदान है कि आपके पेरेंट्स ही है जो कि सारा कुछ 100% है, तो ये भी एक फैक्टर है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा फैक्टर आइडेंटिफाई किया। देखिए, कुछ माशरे ऐसे होते हैं जो कि इंटेलेक्चुअलाइजेशन को, या फीमेल की अगर हम बात करते हैं ना, तो औरतों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुमने स्मार्ट लगना है, प्यारे लगना है, कल को तुम्हारी शादी होनी है, तुमने पतला रहना है, मोटी लड़कियों की शादी नहीं होती। ये जो कॉग्निटिव स्कीमास डेवलप होते हैं ना कल्चरल फैक्टर्स की वजह से, इस वजह से मेरा ख्याल में कि बच्चियों में ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। अगर आप देखें कि मैंने बात की, जितना ज्यादा बच्ची एजुकेटेड या बच्चा एजुकेटेड होगा, उसकी लाइफ की सेटिस्फैक्शन के डोमेन्स वाइडर होने शुरू हो जाते हैं, फिर उसका फोकस इस चीज से हट जाता है। लेकिन हमारा माशरा अनफॉर्चुनेटली, कितनी भी पढ़ी लिखी बच्ची क्यों ना हो, वो यही चाहेगा कि जी वो बच्ची पतली हो। शादी से पहले कई दफा ये भी फैक्टर्स आए हैं कि बच्चियों ने इतनी ज्यादा डाइटिंग की है कि वो फिर एनोरेक्सिया का शिकार हो गई हैं। और स्पेशली फिर वो जो बच्चियां, अगर वेट उनका ज्यादा है, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है एनोरेक्सिया में जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान बच्चियां जो है स्टार्वेशन की तरफ जाती हैं और मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाती हैं। एनोरेक्सिया का एक हमें मिसाल मिलती है। अभी पिछले महीने का केस है, इंडिया में एक मॉडल जो थी वो उसकी डेथ हो गई। मुझे ये बताइए कि इसका हार्ट डिजीज़ से लेके और आपकी जिसको कहते हैं कि बोन लॉसेस से लेके और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी मसल्स से लेके, ये तमाम चीज़ें, इसकी सद्देबाब के लिए अगर कोई इस तरह का हो तो उसको सद्देबाब के लिए क्या करना चाहिए, उसकी फैमिली को क्या करना चाहिए? जी, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब वो बंदा इतना नहीं होता जितना उसकी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो इसमें यूजुअली ये होता है कि क्योंकि मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, जैसे आपने कहा मसल लॉस होता है, हार्ट डिजीज है, किडनी फेलियर हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, फिजिकल अपीयरेंस पूरी तरह डिटीरिएशन में चली जाती है, स्किन लॉस, स्किन के ऊपर डिफरेंट एक्ने और चीजें आ जाती हैं। तो मेल न्यूट्रिशन के लिए तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होनी जरूरी है, उसकी जितनी भी डिप्लीशन है उसको पूरा करने के इंपॉर्टेंट ये है कि कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, कि उस बंदे की कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, क्योंकि उसके माइंड के जो स्कीमाज हैं, थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज किया जाए। जब थिंकिंग पैटर्न्स चेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। और फैमिली थेरेपी, कि फैमिली रीइंफोर्स ना करे ऐसे बिहेवियर को, क्योंकि एक स्टेज आ जाती है कि वो लोग इतना डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जो एनोरेक्सिक्स होते हैं कि फैमिली डरना शुरू हो जाती है। वो फिर जैसे कहते हैं वो उनको जो है वो उसी तरह एग्री कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल में इस चीज़ में फैमिली की साइको एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम पेशेंट की भी साइको एजुकेशन और फैमिली की भी साइको एजुकेशन करें। थैंक यू डॉक्टर साहबा। नाज़रीन, बात यह है कि डॉक्टर साहबा से जितनी गुफ्तगू हुई है उसमें एक चीज़ जो तह में मुझे नज़र आ रही थी वो थी तालीम। यानी हर चीज़ जो है एजुकेशन के साथ नथी होती है। एजुकेटेड फैमिली जो है वही समझ सकती है कि हमने कैसे इस स्कीमा को डेवलप नहीं होने देना, और बच्ची को शनाख्त के लिए और उस चीज़ के लिए कुछ और मैदान भी प्रोवाइड करने हैं। ये तमाम चीज़ें तालीम के साथ जुड़ी हुई हैं। देखते रहिए माइंड मैटर्स। अगले माइंड मैटर्स तक के लिए खुदा हाफिज़।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और एक्सप्रेसो में आगे बढ़ते हुए अब अपना सेगमेंट मेरा घर आपको दिखाएंगे, जहां पे आज हम मुलाकात करवा रहे हैं। वैसे तो हम उन्हें भंगड़ा किंग कहते थे अबरारुल हक, आजकल म्यूजिक कम कर दिया। रेड क्रिसेंट के चेयरमैन हैं, पॉलिटिक्स के अंदर भी एक्टिव हैं और आर्टिस्ट तो वो हैं ही। वसी शाह साहब आज हमें मेरा घर में अबरारुल हक के घर लेके जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं सेगमेंट मेरा घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसी शाह और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मेरा घर। और आज हम आए हैं, मैं अपने दोस्त के घर आया हूं जो आप सबके भी बेपनाह यानी कि फेवरेट हैं और किंग ऑफ भंगड़ा, वन एंड ओनली अबरारुल हक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब अहमद। मैंने कहा ये वक्त आना था कि आपको जब भी डालने से हम एक टेम्पटेशन होती है। शुक्रिया, थैंक यू। क्या बात, जरूर। हम दोनों को सहूलत ये है कि दोनों को कोविड हो चुका है, लिहाजा फिर भी थोड़ा सा करीब होकर मिल सकते। सब लड़े थे, विस्की नहीं चढ़े। सॉरी। शायर भी कहा जा सकता था। अच्छा यार, ये बड़ा अभी जुबान में इतनी सहूलत है कि आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं और अगले सबको बुरा भी नहीं लग रहा। ये तो सबको पूछना पड़ेगा। अच्छा यार, ये बड़ा मुश्किल होता है जब आप एक बहुत बड़े आदमी को आप इंटरव्यू कर रहे हैं और वो आपका दोस्त भी हो तो, लेकिन अब इंटरव्यू का तकाजा ये होता है कि भाई आप उसको अबरारुल हक साहब कह के ही मुखातिब करेंगे। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मेरा बड़ा दिल चाहता है कि कोई पढ़ा लिखा बंदा मिले तो मैं उससे सवाल करूँ कि ये आज के दौर का कोई फैज़, कोई इकबाल, वो सीटें खाली नहीं है बड़े अरसे से। हाँ, मेरे ख्याल में ओवरऑल दानिश का, शेर व अदब का उस तरह से ज़माना जो है अब रहा नहीं है। बुनियादी तौर पे तो सहाफ़त का ज़माना है। हाँ। लेकिन ऐन मुमकिन है कि 20 साल के बाद जब लोग, आपको तो खैर इस वक्त भी बड़ा एक मकाम है, मगर 20 साल के बाद जब लोग देखते हैं तो फिर यही लोग और आपको बड़े नजर आते हैं। ये भी एक होता है, अपने अहद के लोगों को पहचानना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम रहा है हर दौर में। तो रेड क्रिसेंट पे काम हो रहा है आजकल। रेड क्रिसेंट पे काम क्या देख रहे थे आप? धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड की लहर दोबारा आ गई है। अच्छा। और वो एक वाकई चैलेंज, बिकॉज हमारा एक हॉस्पिटल जो हमने बनाया था वहाँ पे, विद इन 15 डेज उसके ऊपर काम किया था। जिस तरह से मास्क आपने लोगों तक पहुँचाए थे, 96,000 घरों में, यानी कि 6 लाख लोगों से लेके लोगों को खाना दे दिया हमने। उस पर पैसा नहीं लगा हुआ। तो लॉन में वक्त गुजारते हैं? गुजरता है जी, बिल्कुल, थोड़ा बहुत। कितना वक्त गुजरता है? जब मौसम अच्छा हो तो कोशिश तो यही होती है कि ये बर्ड्स की चिरपिंग सुन लिया है ये सारा, और कुछ काम कर लिया, बड़ा आसानी हो जाती है। और मुझे तो लॉन बड़ा अच्छा लगता है। जो गांव से आने वाले अफराद हैं, जैसे हम लोग हैं, आप हैं, निस्बतन हम लोग तकरीबन छोटे शहरों से आए हुए लोग हैं, तो वो नेचर के ज़्यादा करीब होते हैं। मुझे यही लगता है वैसे। हाँ, और मैं समझता हूँ हमारी तबीयत के लोग, जैसे हमारा एक मिजाज होता है थोड़ा बहुत फ़न के हवाले से, तो हम लोग नेचर के करीब होते हैं तो हम वो लिख भी पाते हैं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये साथ वाला प्लॉट भी मुझे मिल जाए किसी तरह से। मैंने बड़ी देर कोशिश भी की इस हवाले से, लेकिन बात नहीं बनी। पिछले दिनों ये तासुर तो ये है कि आप पूरी लेन खरीद सकते हैं माशाल्लाह। हाँ, वो जो गूगल वाली बात अगर देखी जाए, बेस्ट, मुझे किसी ने भेजा बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें क्या दो राय है? तो नहीं, मेरा हंसा निकल गया पहले। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये किसी ने फेक भी तो होता है ना व्हाट्सएप। तो मैंने किया बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैंने वो गूगल किया तो वाकई ऊपर मेरा नाम था। तो मेरा पहला सवाल था पैसे कितने? नहीं आया कि वो जो नारोवाल में एक चीज बनी अल्लाह ने बनाई। शुक्र है। हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और अब कैंसर हॉस्पिटल, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी अच्छी जगह पे लग गए हैं माशाल्लाह। लॉन तो दिखाएं हमें जी। ये आप हमारी बहन मेंटेन करती है ज़्यादा या आप? हाँ, नहीं, वही ज़्यादा करती है। कितना इख्तियार है आपको घर में चीज़ों की तब्दीली करने का? बड़ा दिलचस्प देना नहीं चाहता। तब्दीली से वो जवाब तो नहीं आया जो आजकल लोग सोच रहे हैं। अरे वाह, तो ये कभी वक्त मिलता है आपको खेलने का? हाँ, ये मेरा बेटा है मोहम्मद ताहा, माशाल्लाह, वो इस पर खेलता रहता है। कभी कभार मैं भी कोशिश करता हूँ। और फिर जब बच्चे इकट्ठे होते हैं फैमिली के, तो मैं उनसे कहता हूँ अच्छा भाई 500 रुपीज़ प्राइस मिलेगा, जो भी इसमें 5 में से 5 डालेगा। और वो 500 कभी नहीं गया मेरे। अच्छा, म्यूजिक है,
फिर सहारा है, फिर पॉलिटिक्स है, फिर अब आप चेयरमैन हैं हिलाले अहमद के, तो इसमें से कैसे वक्त निकाल लेते हैं फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, इवन अब म्यूजिक के लिए? असल में अगर वक्त ना भी निकले ना, अगर आस रहे ना कि मैंने ये करना है, तो वो भी बड़ा सहारा देती है। अच्छा, हाँ। अब तकरीबन 95-96 में हम सभी उसी दौर में आए अपने अपने शोबों में। अब 20 बरस बाद आप यहाँ हैं, यहाँ से 20 बरस बाद कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं खुद को, अपने काम को, अपने म्यूजिक को, इस रिफाई काम को? आपकी जुबान में इसका जवाब किसी ने क्या अच्छा कहा कि जिसे मंजिल समझता हूँ वो फिर मंजिल नहीं रहती। हिजाब व नूर का ये सिलसिला यारब कहाँ तक है। सुभान अल्लाह। हाँ, तो एक ख्वाब के बाद एक और ख्वाब, और फिर कभी ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, और बड़े से बड़ा ख्वाब देखें, और क्योंकि मांगना बहुत बड़े से है। अच्छा, अब जो इस वक्त जो ख्वाब चल रहा है, लास्ट टाइम हमने बात भी की थी, वो है कैंसर हॉस्पिटल का, और उसमें ख़ास तौर पे अबरार मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ था। वो जो यूनिट है जिसमें पेनलेस के रुखसती कह लें, हाँ डिपार्चर जिसे, यस जो राइट वर्ड है, तो उसके बारे में कुछ ज़रूर। पेन मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट है जो घर में मैनेज नहीं हो सकता, उसके लिए भी कोई अस्पताल में स्पेस होनी चाहिए। तो हमें एक वार्ड ऐसा डेवलप करना है उसमें जिसमें पेन मैनेजमेंट होगी, ताकि उसकी कम से कम जिसने जाना ही है तो उसकी जो डिपार्चर है वो पेनलेस हो। तो हम अगर ये समझें कि जो 3rd 4th स्टेज के जो मरीज होते हैं कैंसर के, जिनको बिल्कुल हर जवाब दे देते हैं, हम ले लेंगे, जहां आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं, जहां कुछ क्रिएट करते हैं, या कोई ऐसा गोशा, जैसे मुझे याद है आपने एक बार मुझे शेयर किया, मुझे तो खैर बहुत सारे गानों का नुज़ूल पता है, वो सारे बताए भी नहीं जा सकते, मगर जो सबको ही पता है, जैसे वो भीगा भीगा सा दिसंबर जो है, तो इस तरह की कोई याद कोई गोशा जो है वो ले चले जरा हमें। अच्छा, वो भीगा भीगा सा दिसंबर वाली जगह पे नहीं, वहां तो नहीं जा सकते, तो वॉशरूम। प्लीज आप। अच्छा, ये जी, ये परिंदों की एक गुजरगाह, वो नहीं जिस तरह उसमें कोई इसको एक उनको स्टेशन मिलता है, कोई जजीरा, हाँ, यहाँ अक्सर आ जाते हैं पानी पीने के लिए। रात अच्छा, ऊपर से खुला रखा आपने? ऊपर से खुला है। वाह वाह वाह। और मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज मैं अक्सर यहाँ बैठ के कुछ लिखता हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसके सामने बैठ के ना यहाँ। वाह। अच्छा, जिस चीज़ ने आपको इतनी शोहरत दी और इतना मकाम दिया, उस पर ज़रा बाद में बात करते हैं। म्यूज़िक पे आखिर में जो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में आई, एक तासुर ये है कि पीटीआई जो है वो बिल्कुल डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। तो आपको लगता है कि पीटीआई वाकई नाकाम हो रही है, या आपको लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है पीटीआई के खिलाफ? उसमें मैं कहूँगा क्योंकि अवाम के इल्म में नहीं होता कि कैसे फैसले करने पड़ते हैं, उनके दूरस्थ नताइज क्या होंगे, क्योंकि इकॉनमी में जो आप आज फैसले करें इसका 3-4 साल के बाद असर होगा। दूसरी बात यह कि अपने हाउस को इन ऑर्डर ज़रूर किया है जिसके असरात मुरतब होंगे, और हमने दूरस्थ नताइज को जहन में रखते हुए पॉलिसीज वज़ीर आज़म ने। कितनी दूरस्थ? मुझे लगता है खुशहाली का मुंह कब देखेगी ये कौन? इंशाल्लाह जल्दी देखेगी। मुझे याद आता है ना कि वो और अब क्यों नहीं निभाते तुम, इतने वादे नहीं किए होते। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और मैं उस वक्त भी यही समझता था और इसकी इसके ऊपर कायम था कि ये जो बातें हो रही हैं ये एक डायरेक्शन की बातें हैं, ये ओवरनाइट चेंज पॉसिबल नहीं है। अगर हमने अपनी नस्लों को अच्छा पाकिस्तान देना है तो दुरुस्त सिमत में बड़े फैसले, अच्छे फैसले करने पड़ेंगे। हम उस नबी की उम्मत हैं जिन्होंने पेट पे पत्थर भी बांधा, हम ये ना भूलें। और बाखुदा ये अगर हम सब लोग इसको ठीक करना चाहेंगे, आपका अपना शेर है कि जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ आ जाए। म्यूजिक कितना सफ़र किया, लोग इतना मिस करते हैं। मैं खुद उन लोगों में से हूँ जो अबरार की कैसेट्स का वेट किया करते थे। ये अलग बात है कि मुझे उनमें से 10 में से 8 गाने मैंने पहले सुन रखे होते थे। वो मेरे लिए ऑनर है, और आप मोहब्बत है कि आप हमेशा शेयर करते थे और अभी भी शेयर करते हैं। अगर ये जो ताज़ा हमने जो सुना है ये सुनाया जा सकता है? नहीं सुनाया। कोई थोड़ा सा पीस उसका सुना दे। वो खाते लगाते वाला तो सुना ही थे। उसमें था, मैं उससे एग्री करता हूँ वैसे। ले गए सारा जूस मुल्क नू कर दिता मकरूज, बाहर बनांदे कोठियां तनु अल्लाह पुछेगा, दुख ते उदों हुंदा है जिदों जाहिल कहंदे ने कि खाते हैं तो लगाते भी तो है ना, है ना। लड़कियां अभी भी आप पे बेशुमार मरती हैं, चाहती हैं। हाँ, तो ऐसे ये मेरे कभी डिस्टर्बेंस होती है। हमारी जो बहन है वो कभी होता है कि भाई? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह का बड़ा करम है सवाल है। तो आप खबर नहीं लगने देते या वो कुछ कहती नहीं है? नहीं, उसको पता है, या पता ही कुछ नहीं? नहीं, वो आजकल की आपको पता है वो रोशन ख्याल हो के भी
हाँ, रोशन ख्याल हो के भी खिदमत। ये शेर सुने जरा नाज़रीन, ये तो उल्टा इंटरव्यू सुना देना। मैं अपने किसी इंटरव्यू में सुनाऊंगा, आप मुझे आखिर में। मुझे कल आपने बिल्कुल गैर रस्मी उसमें शेर सुनाया था, ये है इम्तिजाज दौरे जदीदो कदीम का, है इम्तिजाज दौरे जदीदो कदीम का, रोशन ख्याल हो के भी खिदमत गुजार है। अच्छा, घर आपका बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है, तो आप दिलचस्पी इसमें लेते हैं या सब बहन के ऊपर? यानी कि ये फर्नीचर वैसे मेरी चॉइस का है, ये चीज़ें, लेकिन जाहिर है इसकी बाकी चीज़ों की नोक पलक जो है वो बेगम के जिम्मे है, बेगम साहब बिलखुसूस लॉन की, और बाकी मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। आई एम हैप्पी कि उसका एस्थेटिकली शी इज माशाल्लाह। तो आप मशवरा देते हैं या ये है कि बस बिल्कुल जो जैसे चाहें वो? मशवरा मैं बिल्कुल देता हूँ, बिलखुसूस कारपेट का कलर हो, कर्टन्स का कलर हो, उसको मैच करना होता है फर्नीचर के साथ, तो मैं ज़रूर मशवरा देता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि वो मशवरा कबूल करती है? कबूल नहीं ना करते, यही तो मसला है। आपको कबूल कर लिया, बस ये काफ़ी है। तो आखिर में कुछ सुना दीजिए हमें, जो दिल चाह रहा। मेरा दिल राजन रावल मंगे, मेरा दिल राजन रावल मंगे, तख्त मिलना मंगे, मेरा दिल बस राजन रावल मंगे। क्या कहना? तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, दम दम हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 दम, रब असां थी वख नहीं, बिन रब थी दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ताई जान जुदाइयां सैंदी या मुंह आई बात न रहिंदी या अल्लाहू, दम दम हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम दम हक दम 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 दम। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हम कैमरे में कंफ्यूज हो गए, लेकिन कोई बात नहीं जी, अभी हम आपकी मुलाकात बहुत ही एक इंटरेस्टिंग शख्सियत से करवाने वाले। वैसे तो कहा जाता है शौक का कोई मोल नहीं होता, और जब आपको किसी चीज का शौक हो, जुनून हो, तो आप किसी ना किसी तरह से उसको अचीव कर ही लेते हैं। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे एक शख्स से करवाने वाले जिन्होंने तकरीबन जनाब 250 ममालिक के मुख्तलिफ करेंसी नोट, 25,000 करेंसी नोट और सिक्के, ये कंबाइन में आपको बता रही हूँ, अपने पास खजाना इसका जमा किया हुआ है। और ये काम जो है बेसिकली इनको सिर्फ शौक है, और वो शौक की खातिर ये करते हैं। बिल्कुल, और शौक जो कि मोल कोई नहीं है, तो इसीलिए हमने इस बात की कोई इस अमल की कीमत भी नहीं है, और उसके लिए कितनी तगदो इन्होंने कभी कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। शकील अहमद खान साहब की हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं, एंड इनके सामने इस वक्त इनकी सारी कलेक्शन भी मौजूद है। शकील भाई, वेलकम टू द स्टूडियोज एंड एक्सप्रेसो, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग। मतलब बहुत ही इंप्रेसिव, और जो जितना आपने हमें बताया, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि मैं आपसे पूछूं, खुद ही बताना शुरू कीजिए, कैसे शुरू किया और क्या खास है आपके पास? सर, शुरू में मैंने कोई आज से 15-20 साल पहले स्टार्ट लिया था, ऐसे ही चंद कॉइन्स पड़े थे तो वहाँ से फिर स्टार्ट लिया। शुरू में तो बस ऐसे ही ढेर लगाना, लेकिन बाद में जब मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रीफली देखा तो पता लगा यूरोप में ये बहुत बड़े लेवल पे हॉबीज़ और स्टैम्प्स कलेक्ट होती हैं। तब मैंने इसको अपना पैशन और जुनून बनाया। फिर मैंने भी डिसाइड किया, गोल बनाया कि मैं दुनिया के हर मुल्क का सिक्का, करेंसी नोट, डाक टिकट वो जमा करूँगा। तो शुरू में मुश्किल था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये सब चीज़ें करना। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हम कैमरे में कंफ्यूज हो गए, लेकिन कोई बात नहीं जी, अभी हम आपकी मुलाकात बहुत ही एक इंटरेस्टिंग शख्सियत से करवाने वाले। वैसे तो कहा जाता है शौक का कोई मोल नहीं होता, और जब आपको किसी चीज का शौक हो, जुनून हो, तो आप किसी ना किसी तरह से उसको अचीव कर ही लेते हैं। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे एक शख्स से करवाने वाले जिन्होंने तकरीबन जनाब 250 ममालिक के मुख्तलिफ करेंसी नोट, 25,000 करेंसी नोट और सिक्के, ये कंबाइन में आपको बता रही हूँ, अपने पास खजाना इसका जमा किया हुआ है।
और ये काम जो है बेसिकली इनको सिर्फ शौक है और वो शौक की खातिर ये करते हैं। बिल्कुल, और शौक तो चूंकि मुल्क कोई नहीं है तो इसीलिए हमने इस बात की कोई इस अमल की कीमत भी नहीं है और उसके लिए कितनी तगदो इन्होंने कभी कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। शकील अहमद खान साहब की हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं एंड इनके सामने इस वक्त इनकी सारी कलेक्शन भी मौजूद है। शकील भाई, वेलकम टू द स्टूडियोज एंड एक्सप्रेसो, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। मतलब बहुत ही इंप्रेसिव, और जो जितना आपने हमें बताया मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि मैं आपसे पूछूं, खुद ही बताना शुरू कीजिए कैसे शुरू किया और क्या खास है आपके पास। सर शुरू में मैंने कोई आज से 15-20 साल पहले स्टार्ट लिया था, ऐसे ही चंद कॉइन्स पड़े थे तो वहाँ से फिर स्टार्ट लिया। शुरू में तो बस ऐसे ही ढेर लगाना, लेकिन बाद में जब मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रीफली देखा तो पता लगा यूरोप में ये बहुत बड़े लेवल पे हॉबीज और स्टैम्प्स कलेक्ट होती हैं। तब मैंने इसको अपना पैशन और जुनून बनाया। फिर मैंने भी डिसाइड किया, गोल बनाया कि मैं दुनिया के हर मुल्क का सिक्का, करेंसी नोट, डाक टिकट वो जमा करूँगा। तो शुरू में मुश्किल था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये सब चीज़ें करना, क्योंकि यहाँ तक रसाई भी नहीं होती। फिर मैंने ये उससे भी मुश्किल टास्क ये था कि आप जो हज़ारों साल पुराने जो नायाब सिक्के हैं, तारीख़ी सिक्के हैं, उनको अचीव करना ये उससे भी मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े पैशन और जुनून के साथ जब इसको कर गया। फॉलो एक्सक्लूसिव क्या क्या है आपके पास? आप इन बहुत सारे सिक्के दिखाए इस वक्त हमारे सामने भी है, अमला के पास नहीं है। मुझे इन्होंने हिस्ट्री भी बताई है, लेकिन वो हिस्ट्री ऑब्वियसली हमें तो याद नहीं है। तो आप जरा बताएं क्या क्या एक्सक्लूसिव है आपके पास? मैडम के हाथ में सिक्का है, ये इंडो ग्रीक सिक्का है। तकरीबन ये 170 कबल मसीह चांदी का, 170 कबल मसीह, यानी कि कोई ऑलमोस्ट पौने 2200 साल पुराना सिक्का है। पौने 2200 साल, जी जी। और ये इंडो ग्रीक है। जब अलेक्जेंडर यहाँ पे आया था तो डायनेस्टीज जो कायम हुई थी तो बाद में उनके ये कॉइन्स जो हैं यहाँ पे जारी हुए थे। इसी तरह बहुत सारे ये आपने जो एक बड़ा एंटीक किस्म जी, का ये अपोलोडोटस है सिक्का, ये भी इंडो ग्रीक है। अपोलोडोटस ये भी ऑलमोस्ट कोई 2000 साल से ज़्यादा, 2000 साल से ज्यादा पुराना ये है। ओके, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से भी पहले का ये सिक्का है। कलेक्ट कैसे करते हैं? कहाँ से आप लोगों से राब्ता करते हैं? क्योंकि आपने सारे ममालिक के किए हुए, तो कैसे आपकी? जी, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। मैं जब शुरू में ये शुरू किया था तो मैं ये सोचता था कि चीज़ें कहाँ से मेरे तक आएंगी। लेकिन मुझे पता था कि जब आप किसी चीज़ को अपना पैशन जुनून बनाते हैं तो फिर कुदरत आपके लिए बड़ी आसानियाँ करती है। तो मैंने बड़ा जुनून के साथ इन चीज़ों को जब करना शुरू किया तो वो चीज़ें बड़ी मौजज़ाना अंदाज में मेरे पास आती चली गई। और कुछ चीज़ों को मैंने बाहर से मंगवाया, वो कुछ चीज़ें मुझे बाय भी करनी पड़ी। कुछ चीज़ें कलेक्टर्स आपस में एक्सचेंज करते हैं, जिस तरह के यूरोप, जी, वो यूरोप का जो कलेक्टर है, जो सिक्के यहाँ से निकलते हैं उसको यहाँ के सिक्कों में इंटरेस्ट होगा क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं है। जो वहाँ से हैं, जिस तरह रोमन एम्पायर के सिक्के हैं, मुझे उनमें इंटरेस्ट होगा। तो एक्सचेंज, किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं आप, किसी ग्रुप से कनेक्टेड हैं? हाँ, बहुत सारे ग्रुप्स हैं इंटरनेट पे, यूरोप में, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, उनके साथ कलेक्टर्स का एक प्लेटफॉर्म है। शकील सर, ये बताएं कि कोई ऐसा सिक्का या कोई ऐसा नोट या डाक टिकट जिसको आपको एक्सेस उसको पहुंचने तक बहुत मुश्किल पेश आई? हाँ, डेफिनेटली। जिस तरह अभी ये आपके सामने पाकिस्तानी एक नोट पड़ा हुआ है, ये जरा अगर आप दिखा सकें। जी, 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 जी। तो ये जो नोट है ये बहुत रेयर नोट है। ये 1947 में पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड का एक नोट था, कुछ अरसे के लिए ये चलाया था। ये नोट बहुत कीमती नोट है। ये मुझे बड़े अरसे बाद जो है मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी इस नोट तक पहुंचे। इसकी कीमत लाखों में है। ये 2 रुपए का करेंसी नोट है जी। उन्होंने कहा कि अगर ये सही हालत में, इससे बेहतर हालत में आपको मिले तो 1.5 लाख रुपए का ये 2 रुपए का नोट है। इन्होंने 60,000 रुपए का ये नोट खरीदा। 1.5 लाख रुपए का 2 रुपए का नोट। जी जी। तो इसी तरह बहुत सारे सिक्के आपके सामने पड़े हैं जो हमारे यहाँ बहावलपुर रियासत। अच्छा, वी हैव अ मेडल एज वेल। इस पे ये बहावलपुर और पाकिस्तान उस वक्त की रियासत बहावलपुर का झंडा भी मौजूद है। हाँ, ये इनके इल्हाक जब पाकिस्तान का हुआ था रियासत बहावलपुर के साथ, तो ये उसकी याद में जो मेडल जो है जारी किया गया था। ये नवाब बहावलपुर के नवाब बहावलपुर के बेशुमार सिक्के और इनके करेंसी नोट्स और ये मेडल्स भी जो है ना वो जारी हुए। एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि मुझे क्यूरियोसिटी इसलिए हो रही है कि आपको पता कैसे चलता है कि आपके पास ये वाली कलेक्शन है और ऐसे ऐसे सिक्के हैं जो अभी तक आप तक नहीं पहुंचे? असल में जी, जब आपका शौक होता है ना, इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो फिर चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाती हैं। अगर रिसर्च आसान हो जाती है। मेरा हालांकि हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, मैं अकाउंटेंसी का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री मुझे अजबर हो गई कॉइन्स के जरिए। मैंने इसको बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। हर एक कॉइन की डिफरेंट हिस्ट्री है और हर एक कॉइन की। इसी सवाल से लिंक ये भी है कि अभी कोई टारगेट है आपका जो आप चीज़ आपको चाहिए इस वक्त और आप तक? जी जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दो मेरे मेन टारगेट्स हैं। मेरे
गोल्स हैं जिन पे मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मंजिल है, डेस्टिनेशन है, एक तो मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पे काम कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए कोई गिनीज क्वालिफाई तो मुझे लगता है आप करते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो अप्रूव हो गया है, बस उस पर थोड़ी सी वर्किंग अभी जारी है इंशाल्लाह ताला। दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना कोई म्यूजियम जो है ना पाकिस्तान में बनाऊँ जो वर्ल्ड करेंसीज का, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले वर्ल्ड करेंसीज का म्यूजियम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि चलें वो मेरे जरिए अल्लाह पाक जो है काम ले लें और मैं वर्ल्ड करेंसीज का पाकिस्तान का लार्जेस्ट म्यूजियम, पहला म्यूजियम भी होगा और लार्जेस्ट भी होगा, ठीक है, वो बना सकूँ। ये दो मेरे मेन गोल हैं इस अच्छा वक्त। शकील साहब, एक मैसेज जो कि हम जरूर लेना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग शौक उनको होता है लेकिन उनके पास एक्सेस नहीं होती है, वो उसको परसू नहीं कर पाते। क्या मैसेज देंगे एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से कि वो किस तरह से, अगर उनको इस तरह का शौक भी है तो जी किस जी तरह से? हाँ, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हॉबीज के लिए आपको बड़ा अमीर, बड़ा लैंडलॉर्ड होना जरूरी है, मुझे लगता है होना 2 रुपए का नोट 60,000 का मिलेगा तो लैंडलॉर्ड तो होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक थोड़ी सी गलत फहमी है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद बड़ी आम मतलब मेडिकल क्लास से मेरा ताल्लुक है, तो मुझे भी जब ये शुरू में नहीं लगता था कि मैं इतनी बड़ी कलेक्शन बना लूँगा, लेकिन जब मैंने जुनून के साथ इसको परस्यू किया, अपने रिसर्च को बढ़ाया, फिर बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ऐसी हैं जो बड़ी रेयर थी, वो बहुत सारी तादाद में ही मैंने उनको एक्सचेंज करके उनके जरिए बहुत सारी कलेक्शन, इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी है, ज्यादा। अब आप ये कह रहे हैं कि when there is a will there is a way। There is a way। अच्छा, एक मुख्तसर बता दी, इमरान खान साहब के मेडल के हवाले से आप बता रहे थे जो एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके पास है। इमरान खान साहब जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, जी जी बिल्कुल, वो इमरान खान साहब का मेडल 1987 में जो है इनको मिला था। CCI जो है इंडियन क्रिकेट क्लब है, वहाँ पे गोल्डन जुबली सेलिब्रेट हुई थी 1987 में। 1937 से 1987 तक उन्होंने 50 ईयर सेलिब्रेट किए थे, तो तब इमरान खान साहब को और कपिल देव, ये दोनों कैप्टन थे इंडो पाक के, तो इनको वो कंबाइनली मेडल, वो 5 साल पहले इनके पास वो लेके आते हैं। वो फ्रेम में लगा है तो मैं ला नहीं सका, कभी आपको दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और जब आपका नाम गिनीज बुक में आएगा इंशाल्लाह दोबारा आपको बुलाएंगे और मज़ीद गप लगाएंगे। और अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था कोई बात कर ले थोड़ी सी, इतनी देर से चुप, बाजू का सेगमेंट चलते हैं, चुप रह रहेगी ना, चुप लग जाती है हमें। खैर बात नहीं, हौसला करें, कुछ खिला दे हमें। चले जी, आपको कोल किचन में शेफ फातिमा आज कुछ बहुत ही मजेदार बना रही है। खिला भी नहीं है, पिला भी नहीं है, दोनों काम करिए। शेफ फातिमा से जाते हैं, ओवर टू यू फातिमा। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो कोल किचन और मैं हूं शेफ फातिमा। आज मैं लाई हूं आपके लिए ऐसी 2 रेसिपीज जो बहुत हेल्दी हैं, न्यूट्रिशियस हैं और आप किसी भी वक्त दिन में एज अ ब्रंच, एज अ हेल्दी स्नैक कंज्यूम कर सकते हैं। तो आज की हमारी पहली रेसिपी है बनाना पैनकेक्स, जिसमें हम 2 मील्स यूज़ करेंगे और हम उनको जल्दी से बना लेंगे। तो इसमें हमने अराउंड 1 बनाना लिए, अभी हम इसको मैश करेंगे। पहले हम बनाना मैश कर लेते हैं और फिर हम इसमें 1 एग डाल के हम उसको बीट करके और पैनकेक्स तैयार कर लेंगे। तो हमारा बनाना मैश हो गया। अब हम इसमें 1 एग होल डालेंगे और हम इसमें पिंच ऑफ सिनेमन जस्ट फॉर द टेस्ट और जस्ट फॉर द स्मेल ऑफ एग डाल देंगे, ताकि किसी को जो भी कॉन्शियसनेस होती है वो उनकी दूर हो जाए। तो हमारा पैनकेक हो रहा है। पहला हमने इसको तब तक फ्लिप नहीं करना जब तक इसके ऊपर वाली साइड पे बबल्स नहीं आ जाते। तो अब हम इसका वेट करते हैं जब तक इसके ऊपर वाली साइड पे बबल्स आ जाएं। बाकी एज अ साइड हम इस पे कोई भी मेपल सिरप, कोई भी सिरप डाल सकते हैं। मैंने इसकी साइड पे पीनट बटर रखा है, फॉर द चॉइस आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। अगर आपको बहुत और भी हेल्दी करना है तो आप इसमें ओट्स डाल सकते हैं, आपके ओट्स पैनकेक्स बन जाएंगे। आप चाहें तो आप किसी भी शेप के थ्रू भी इसमें डाल सकते हैं, ताकि आपकी वही शेप, डिज़ायर्ड शेप आ जाएगी। अगर आप चाहें तो आप थोड़ी सी शुगर स्प्रिंकल कर दें, हम भी कर देते हैं जस्ट फॉर द लुक। ऐसा कुछ इसका ख़ास इतना टेस्ट नहीं होता। तो ये हमारी आज की पहली रेसिपी तैयार है और हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी दूसरी रेसिपी, जो बहुत ही ईजी है और इसमें आपने सिर्फ सब कुछ ऐड इन करके ब्लेंड कर देना है और आपका ओटमील शेक रेडी होगा। ये हमने अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ ओटमील लिया है, ठीक है। इसमें हम 1 बनाना डाल देंगे। दिस इज़ 1 सर्विंग। आप चाहें तो आप अपनी सर्विंग्स डबल कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप शुगर नहीं भी डाल सकते, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड इट फॉर द टेस्ट।
हमने इसमें ओट्स डाल दिए, बनाना डाल दिए, शुगर डाल दी। अब हम इसमें अपना लास्टली अराउंड हाफ कप या 1/4 कप ऑफ मिल्क डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी जस्ट अ पिंच ऑफ चॉकलेट ऐड करेंगे ताकि जिनको फ्लेवर बनाना का नहीं पसंद या जिनके बच्चे नहीं खाते सिर्फ बनाना वाला, तो हम इसमें थोड़ा सा चॉकलेट ऐड कर देंगे। अगर हम चाहें तो हम चॉकलेट मिल्क ऐड कर सकते हैं ताकि हमें चॉकलेट ना ऐड करनी पड़े। और हम इसमें अ पिंच ऑफ सिनेमन जस्ट फॉर द टेस्ट, बिकॉज बनाना एंड सिनेमन गोज वेरी वेल विद ईच अदर, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा सिनेमन ऐड कर देंगे। और अब हम फाइनली इसको ब्लेंड कर देंगे। हमारा शेक बिल्कुल ब्लेंड हो गया है और अब हम अपना ग्लास लेंगे। हम उसमें जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चॉकलेट ऐड कर देंगे, जस्ट सो दैट द ग्लास लुक्स रियली गुड। तो आप किसी भी साइड से चॉकलेट ड्रिजल कर दें। आप चाहें तो आप ऊपर चॉकलेट डाल दें, लेकिन मैं बस साइडों से थोड़ा सा ड्रिजल कर दूँगी। किसी भी तरह आप अटैच कर दें चॉकलेट, ताकि जब आप शेक डालें तो वो प्रेजेंटेशन में अच्छी लगे। हम इसमें अपना शेक डाल देते हैं और हम इसमें थोड़ा सा ऊपर, आप चाहें तो आप ऊपर भी चॉकलेट ड्रिजल कर सकते हैं। थोड़ी सी ऊपर चॉकलेट ड्रिजल कर देंगे। और ये हमारा आज की हमारी दोनों रेसिपीज रेडी हैं। ये हमारा शेक भी रेडी हो गया और ये हमारी पैनकेक्स भी रेडी हो गए। तो ये थी हमारी आज की 2 रेसिपीज। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। ट्राई जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कोल्ड किचन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अभी मुझे मोटिवेशन और एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, वो एक्सरसाइज की शक्ल में आपको भी मिलने वाली है। मोना अली हमें कुछ बताने वाली है, तो मोना से जानते हैं। ओवर टू यू मोना। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। आज मैं जो एक्सरसाइजेस बता रही हूँ वो हैं कोर की, ठीक है। बहुत रिक्वेस्ट आती है मुझे ख़ास तौर पे लेडीज से कि पेट कम करने की एक्सरसाइजेस बताएं, और ख़ास तौर पे जो लव हैंडल्स होते हैं उसके लिए कुछ बताएं। मुझे बार बार इसकी रिक्वेस्ट आती है, तो उसके लिए 2 एक्सरसाइजेज हैं। एक सेंटर ऑफ द टमी है और एक साइड ऑफ द टमी है, ठीक है। अच्छा जी, सेंटर ऑफ द टमी के लिए आज मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज। इट्स कॉल्ड रशियन ट्विस्ट्स, ठीक है। ये बहुत सुनी भी होगी, बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, मगर अक्सर लोग इसको गलत करते हैं। इसके लिए मैं फ्लोर पे बैठूंगी। मेक श्योर आप जिस फ्लोर पे भी बैठ रहे हैं उसके या तो आप मैट बिछाएं या तो कारपेट हो, बिकॉज हार्ड सर्फेस आपकी बैक के लिए अच्छा नहीं होता, स्पेशली लोअर बैक के लिए। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले जो चीज़ लोगों को पता है, अगर आपने कभी रशियन ट्विस्ट किए हैं, लोग ऐसे बैठते हैं। ये गलत पोस्चर है। आपने अपनी जो स्पाइन का लास्ट हिस्सा है उसको हम लंबार बोलते हैं, ठीक है। आपकी लंबार इजी टर्म्स में आपकी लोअर बैक, आपने उस पे आना है थोड़ा सा, ताकि आपके पेट पे थोड़ा सा प्रेशर पड़े। अच्छा, जब आप पीछे आते हैं आप नोट करेंगे कि आपके पेट के ऊपर ना एक बल सा फॉर्म हो जाता है, वो आपने अंदर खींचना है। ये आपका पोस्चर है। शोल्डर्स को पीछे करें, चिन सामने, ठीक है। उसके बाद हैंड्स को जॉइन करें और ट्विस्ट फ्रॉम साइड टू साइड। कोशिश करें आपका हाथ पूरा नीचे लगे, नहीं लगता तो इट्स फाइन। मेन जो है वो आपने कॉन्सेंट्रेट करना है रोटेशन पे अपनी ऐप से, ठीक है। सो एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये जितना आप स्लो करेंगे उतना ज़्यादा आपको इफेक्टिव लगेगा। कुछ लोग बहुत तेज़ करते हैं, इतना बलिस्टिक तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। स्लो एंड कंट्रोल करेंगे तो आपको एब्स में फील होगा। सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी साइड प्लैंक हिप डिप्स, ठीक है। तो इसके लिए मैंने प्लैंक पोजीशन में आ जाना है। सबसे पहले मैं इसका इजी ऑप्शन बताऊंगी आपको। प्लैंक हाफ कैसे करते हैं। आप फुल प्लैंक में आए, वहीं पे अपनी नीज ड्रॉप कर दें, ठीक है। कुछ लोग फुल प्लैंक हाफ प्लैंक इस तरह करते होते हैं, ये करेक्ट नहीं है। हैंड्स को शोल्डर के नीचे लाना है, ठीक है। उसके बाद ये ड्रॉप। उसके बाद मैंने आ जाना है अपनी एल्बोज पे, ये होगा लो प्लैंक पे, ठीक है। हैंड्स को ज्वाइन करना है, नीज को ज्वाइन करना है, हिप्स को साइड टू साइड। आपने रेनबो की शेप देखी होगी, ठीक है। अपसाइड डाउन यू होता है ये। सो साइड टू साइड। बेसिकली आपने एक माइंड टू मसल कनेक्शन बनाना है। आपने इमेजिन करना है आपका प्रॉब्लम एरिया यहाँ पे है, ठीक है। तो ईच साइड को आपने टैप करना है फ्लोर पे, अगर आप कर सकते हैं। एक चीज़ मेक श्योर करनी है, इसमें बैक में इंजरी हो सकती है, तो आपने पेट को बहुत टाइट रखना है। ईच टाइम यू टैप, एक्सहेल, एक्सहेल। ऑफ कोर्स इसका हार्ड वर्जन, फुल प्लैंक, टैप, टैप, टैप। आपको बहुत अच्छा ट्विस्ट इन दोनों एक्सरसाइजेस से फील होगा। ये करके देखें, अपनी जो भी ऐप की रूटीन होती है उसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा। एंड आई विल कम बैक विद मोर एक्सरसाइजेस नेक्स्ट टाइम।
And that was all for today. Can't wait to be back on the next one. थैंक यू वेरी मच मोना। और अब हम आपको बता देते हैं पोल के रिजल्ट्स, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। पोल हमने आपके साथ शेयर किया था जी कि पोल के रिजल्ट्स हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। क्या आप कौमी इदारों के खुद एहतसाबी के अमल से मुतमईन हैं? और हमें रिजल्ट्स आए हैं 85% लोग कहते हैं कि हाँ, जबकि 100% कहते हैं नहीं, जबकि 9% कहते हैं पता नहीं। कुछ लोगों ने इस पर राय का इजहार नहीं किया, लेकिन ज्यादा लोगों ने एतमाद का इजहार किया। अच्छी रिवायत है, ऐसे होना चाहिए तमाम इदारों को। खैर, बिल्कुल प्रोग्राम का हिस्सा, आखिरी हिस्सा है और आज मेरे बहुत ही पसंदीदा सिंगर ए नैयर साहब का यौम वफात है। 4 बरस हो गए उनको हमसे जुदा हुए, और उनके गाने जैसे एक अभी गुनगुना भी रहे थे, मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। वाह, जबरदस्त। लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस, और याद करें, हम ट्रिब्यूट करें, प्रोग्राम खत्म करें, आप ये रिपोर्ट देखें। अल्लाह हाफ़िज़।